Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am पूजा और आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत यानी प्लेटोज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। तो प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत में हम दो प्रकार के साम्यवाद पढ़ेंगे, संपत्ति का साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद। इनके उद्देश्य के बारे में, विशेषताएं और आलोचनाओं के बारे में भी जानेंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की जो अवधारणा दी है उसमें न्याय की प्राप्ति के लिए दो सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहला सिद्धांत राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली और दूसरा साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। न्याय की स्थापना के लिए प्लेटो ने एक सकारात्मक तरीका दिया है और दूसरा नकारात्मक तरीका। सकारात्मक तरीका है शिक्षा का सिद्धांत और नकारात्मक तरीका है साम्यवाद का सिद्धांत। तो आज हम इस नकारात्मक तरीके यानी साम्यवाद के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटो को यह डर था कि शिक्षा ने शासक वर्ग में जो संस्कार पैदा किए हैं वे विपरीत परिस्थितियों के आने पर ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति संपत्ति और परिवार के आकर्षण में फंसकर अपने निजी स्वार्थ को ही प्राथमिकता देने लगेंगे, जिससे वे अपने सामाजिक जीवन के कर्तव्यों की अवहेलना करने लग जाएंगे। इसलिए प्लेटो अभिभावक वर्ग, जिसमें सैनिक वर्ग और शासक वर्ग शामिल है, उनके मार्ग में आने वाली इन बाधाओं को पहले से ही दूर करना चाहता था। इसी कारण अभिभावक वर्ग के लिए नई सामाजिक व्यवस्था का सुझाव देता है और इस सामाजिक व्यवस्था के दो तत्व हैं, संपत्ति का साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद। पहले हम संपत्ति के साम्यवाद के बारे में जानते हैं कि संपत्ति का साम्यवाद क्या है। शासक वर्ग और सैनिक वर्ग दोनों के लिए ही संपत्ति का निषेध किया गया है, यानी उनके लिए संपत्ति रखना निषेध माना गया है। उनकी कोई निजी भूमि नहीं होगी और निजी संपत्ति भी नहीं होगी। उनका ना तो निजी घर होगा, बल्कि वे राज्य द्वारा निर्मित बैरकों में ही रहेंगे। उनका आवास सभी के लिए खुला रहेगा, जिसमें कभी भी कोई भी आ जा सकता है। राज्य के उत्पादकों द्वारा उनको इतनी ही जीवन वृत्ति दी जाएगी जिससे कि वे अपना गुजारा चला सके और उनके लिए कम ना पड़े और ना ही निजी संग्रह के लिए बचे, यानी केवल इतना ही उनको पैसे दिए जाएंगे, इतना ही खाना दिया जाएगा जिससे जो कि उनके लिए कम ना पड़े और ना ही उनके लिए बचे, ताकि वो उन्हें इकट्ठा कर कर ना रख सके। वे सामूहिक रूप से मेज़ों पर ही भोजन करेंगे। उन्हें सोने चांदी के सामान का स्पर्श करना मना होगा, क्योंकि सोने चांदी के सामान को देखने पर मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो लालच में आ जाता है। इसलिए इस लालच से बचाने के लिए प्लेटो ने अभिभावक वर्ग को सोने और चांदी के सामान को छूने पर भी रोक लगा दी थी। चल और अचल संपत्ति से विरक्त होकर ही वे देश की सेवा और रक्षा करेंगे। वो चल और अचल संपत्ति भी नहीं रख सकते हैं। चल और अचल संपत्ति न होने पर ही वो देश की सेवा और रक्षा अच्छे प्रकार कर सकेंगे। इसी में उनकी मुक्ति है और ऐसा करने से ही वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे। प्लेटो ने संपत्ति के विषय में साम्यवाद की कुछ विशेषताएं बताई हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहली विशेषता है, यह साम्यवाद सभी नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही है। उत्पादक वर्ग के लिए संपत्ति का साम्यवाद नहीं है, केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही है। दूसरा, प्लेटो का संपत्ति संबंधी साम्यवाद भोग का नहीं बल्कि त्याग का मार्ग है। यह समाज के शासक वर्ग को कंचन और कामिनी का मोह छोड़कर जन कल्याण में लगे रहने के लिए प्रेरित करता है। यानी जो संपत्ति का साम्यवाद है वो संपत्ति को इकट्ठा करने का, उनका उपभोग करने का नहीं है, बल्कि संपत्ति को त्याग करने का है। तीसरी विशेषता, इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। वर्तमान साम्यवाद की तरह यह आर्थिक विषमता को दूर न करके राजनीतिक दोषों को दूर करता है। वर्तमान में साम्यवाद का यही अर्थ है कि आर्थिक विषमता दूर हो जाए, लेकिन उस समय में आर्थिक विषमता नहीं बल्कि राजनीतिक दोषों को दूर करना ही साम्यवाद का उद्देश्य था। अब हम देखते हैं संपत्ति के साम्यवाद की विशेषताएं या उसके पक्ष में तर्क क्या क्या दिए गए हैं।
तो सबसे पहला तर्क है इसका मनोवैज्ञानिक आधार है। प्लेटो का कहना है कि शासक और सैनिक आत्मा के विवेक और साहस तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। शासक वर्ग विवेक का और सैनिक वर्ग साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन तत्वों से प्रेरित होकर ही वे अपने उत्तरदायित्वों को निभाना चाहते हैं, तो उन्हें क्षुधा रूपी निकृष्ट तत्वों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। निजी संपत्ति की व्यवस्था मनुष्य की उदार प्रवृत्ति पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है और व्यक्ति को स्वार्थी बना सकती है। यदि दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग के लिए निजी संपत्ति की व्यवस्था स्वीकार कर ली जाएगी तो उनमें भी स्वार्थ की भावना आ जाएगी और उनका विवेक और साहस कुंठित हो जाएगा, वे अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए मनोवैज्ञानिक आधार है जो सैनिक वर्ग और शासक वर्ग को संपत्ति के साम्यवाद से मुक्त रखता है। दूसरा है राजनीतिक और व्यवहारिक आधार। प्लेटो का संपत्ति का सिद्धांत दो आधारों पर राजनीतिक है। एक तो यह सिर्फ सैनिक और शासक वर्ग पर ही लागू होता है, उत्पादक वर्ग पर नहीं होता। सैनिक और शासक वर्ग राजनीतिक आधार हैं और शासक वर्ग तक सीमित होने के कारण ही यह राजनीतिक है। दूसरा है कि शासन के ऊपर धन का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस बुराई को दूर करने के लिए ही प्लेटो अभिभावक वर्ग को संपत्ति के अधिकार से मुक्त रखता है। इसलिए इन दो कारणों से प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक और व्यवहारिक आधार रखता है। तीसरा है नैतिक आधार। प्लेटो इस बात में विश्वास नहीं करता है कि व्यक्ति का अस्तित्व केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए ही हुआ है। उसके अनुसार कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करना और अपने योग्य कार्य क्षेत्र में रहकर और समाज के एक अभिन्न अंग के रूप में अपने अस्तित्व को स्वीकार करके भी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। इसलिए प्लेटो का सिद्धांत व्यक्ति को विवेकी और निस्वार्थी बनाकर कर्तव्यों का पालन करने पर जोर देता है, इसलिए ये इसका नैतिक आधार भी है। चौथा है दार्शनिक आधार। प्लेटो का संपत्ति का साम्यवादी सिद्धांत दार्शनिक आधार पर भी उचित है। वो कैसे? क्योंकि प्लेटो का कहना है कि जिन लोगों के ऊपर शासन का भार है उनकी जीवन शैली विशिष्ट होनी चाहिए। यह शैली कार्य विशेष के आधार पर ही होनी चाहिए। शासक वर्ग को उच्च आदर्शों को प्राप्त करने के लिए सांसारिक प्रलोभनों से मुक्त होना चाहिए, इसलिए इसका दार्शनिक आधार भी है। तो इन आधारों पर प्लेटो अपने साम्यवाद को उचित ठहराता है। अब हम देखते हैं संपत्ति के साम्यवाद के उद्देश्य क्या क्या हैं। सबसे पहला उद्देश्य है सार्वजनिक हित के लिए। प्लेटो का दार्शनिक राजा सार्वजनिक हित में ही शासन करता है। वह सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग पर सार्वजनिक हित के संदर्भ में ही कठोर नियंत्रण रखता है। दूसरा उद्देश्य है अभिभावक वर्ग के लिए कार्यकुशलता। संपत्ति के साम्यवाद की योजना सैनिक वर्ग और शासक वर्ग को आर्थिक चिंताओं से मुक्त रखती है और वे अपना समस्त समय और धन अपनी कार्यकुशलता की वृद्धि में ही लगा सकते हैं। इसलिए संपत्ति के साम्यवाद से अभिभावक वर्ग में भी कार्यकुशलता आएगी। तीसरा उद्देश्य है राज्य की एकता के लिए। जब शासक वर्ग के पास निजी संपत्ति होती है तो शासक वर्ग में संपत्ति को लेकर प्रतियोगिता और ईर्ष्या बढ़ जाती है और इससे राज्य की एकता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। किंतु संपत्ति को साम्यवादी योजना शासक वर्ग में इस प्रकार का भय उत्पन्न नहीं होने देती है और यह राज्य की एकता का रक्षक सिद्ध होती है। चौथा उद्देश्य है सामाजिक भातृत्व के लिए। प्लेटो का संपत्ति का साम्यवाद संरक्षक वर्ग को साधुवादी प्रवृत्ति अपनाने की सलाह देता है। संपत्ति पर किसी एक का अधिकार न होकर पूरे समाज का अधिकार होगा। इससे किसी के पास कम या अधिक संपत्ति संशय होने की भावना पैदा नहीं होगी। संपत्ति का साम्यवाद लोगों में भातृभाव की भावना को जन्म देगा। अब हम देखते हैं संपत्ति के साम्यवाद की आलोचनाएं। प्लेटो के संपत्ति संबंधी साम्यवाद की सेबाइन, बार्कर, पोपर और अरस्तु द्वारा आलोचनाएं की गई हैं। तो सबसे पहले अरस्तु द्वारा की गई आलोचनाएं। अरस्तु का कहना है कि निजी संपत्ति व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए आवश्यक है। अगर उसे इस आधार से वंचित रखने की कोशिश की जाती है तो उसकी प्रवृत्ति के प्रतिकूल बात होगी। दूसरी बात अरस्तु कहता है साम्यवाद को जीवन के सामान्य अनुभव के विरुद्ध मानता है अरस्तु। तीसरा, अरस्तु का कहना है कि संपत्ति की साझी व्यवस्था कभी भी सामाजिक कल्याण में वृद्धि नहीं कर सकती। चौथा, अरस्तु का मानना है कि संपत्ति के बिना अभिभावक वर्ग सुखी नहीं रहेगा और जिस राज्य में शासक वर्ग ही सुखी नहीं रहेगा उसमें प्रजा कैसे सुखी रह सकती है। इसलिए प्लेटो का
साम्यवादी राज्य एक दुखपूर्ण राज्य होगा, जिसमें शासक वर्ग भी दुखी होगा और प्रजा भी दुखी रहेगी। पांचवा कारण, प्लेटो आवश्यकता से अधिक एकता लाने की प्रवृत्ति पर जोर देता है। वह राज्य की बेदी पर व्यक्तियों की इच्छाओं का बलिदान कर देता है। तो अरस्तु ने प्लेटो के साम्यवाद की इन आधारों पर आलोचना की है। उसके बाद हम देखते हैं अन्य विद्वानों द्वारा की गई आलोचनाएं। सबसे पहले, सद्गुणों के विकास में बाधक है। निजी संपत्ति की व्यवस्था अनेक सद्गुणों के विकास में सहायक होती है, जैसे दान, दया, परोपकार, अतिशय आदि के सद्गुण। लेकिन प्लेटो ने निजी संपत्ति के अवगुणों की ओर ध्यान न देकर संरक्षक वर्ग को इससे वंचित कर दिया है, जो कि अनुचित है। दूसरा, मानव स्वभाव के प्रतिकूल। प्लेटो ने निजी संपत्ति का अंत करके मानव स्वभाव के विपरीत कार्य किया है। संपत्ति अर्जित करना मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इससे व्यक्ति में अनेक उदार गुण विकसित होते हैं। इसलिए प्लेटो ने मानव स्वभाव के विपरीत कार्य किया है, इसलिए प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना की गई है। तीसरा, न्यायपूर्ण वितरण की समस्या। निजी संपत्ति के अभाव में ये बताना कठिन हो जाएगा कि किस व्यक्ति का समाज में कितना योगदान है। इससे न्यायपूर्ण वितरण की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, जो समाज की एकता को नष्ट कर देंगी। चौथी आलोचना है अर्ध साम्यवाद। प्लेटो संपूर्ण सामाजिक इकाई की बजाय केवल एक वर्ग विशेष को ही इस व्यवस्था में शामिल करता है। प्लेटो का साम्यवाद केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही है। अगर व्यक्तिगत संपत्ति मतभेद, अनेकता, लोभ और मोह को जन्म देती है, तो उत्पादक वर्ग को भी इसका अधिकार देना विवेकपूर्ण नहीं होगा। लेकिन प्लेटो ने केवल अर्ध साम्यवाद की ही बात की है। उसने केवल अभिभावक वर्ग पर ही साम्यवाद लागू किया है, उत्पादक वर्ग पर नहीं। इसलिए प्लेटो का संपत्ति का साम्यवाद आलोचना का शिकार हुआ। पांचवी आलोचना, मानव स्वतंत्रता की बलि चढ़ाना। प्लेटो ने साम्यवाद के नाम पर मानव स्वतंत्रता का दमन किया। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था में केवल वही कार्य करने का अधिकार होगा जो राज्य चाहेगा। प्लेटो ने व्यक्ति को एक साधन मात्र बनाकर व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रताओं पर कुठाराघात किया है। इसलिए प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की आलोचनाएं हुई। लेकिन अनेक आलोचनाओं के बावजूद भी ये मानना पड़ेगा कि प्लेटो का संपत्ति का साम्यवादी सिद्धांत व्यवहारिक, तर्कपूर्ण और उपयोगी है। तो ये तो बात थी प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की। अब हम प्लेटो के पत्नियों के साम्यवाद के बारे में जानेंगे। प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में संरक्षक वर्ग के लिए केवल निजी संपत्ति को ही निषिद्ध नहीं किया, बल्कि परिवार की संस्था पत्नियों की साम्यवाद को समाप्त कर पत्नियों की साम्यवादी योजना प्रस्तुत की है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर आधारित एक आदर्श के निर्माण के लिए संपत्ति के साम्यवाद के साथ साथ परिवार का साम्यवाद भी जरूरी है। प्लेटो के परिवार या पत्नियों के साम्यवाद के महत्व पर बारकर लिखते हैं कि परिवार की संपत्ति का दिन राज्य के लिए एकता व व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता तथा इन दोनों के लिए न्याय की शुरुआत का दिन होगा। पत्नियों के साम्यवाद या परिवार के साम्यवाद के पक्ष में तर्क इस प्रकार हैं। सबसे पहला, राजनीतिक आधार। प्लेटो चाहता था कि स्त्रियां घर की चार दीवारी की कैद से मुक्त होकर राज्य के शासन संबंधी कार्यों में भाग लें। वह स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करता है। उसका मानना था कि ऐसा कोई भी प्रशासनिक कार्य नहीं है जो स्त्री ना कर सके। इसलिए प्लेटो परिवार की कैद से उन्हें मुक्ति दिलाना चाहता था। इसीलिए प्लेटो ने पत्नियों के साम्यवाद का सिद्धांत दिया। दूसरा आधार है नैतिक आधार। प्लेटो का मानना है कि परिवार और संपत्ति का मोह शासक वर्ग को भ्रष्ट बना देता है। पारिवारिक स्नेह बंधन का कारण होता है। संतान की चिंता व्यक्ति को स्वार्थी बनाकर उन्हें उसके रास्ते से भ्रष्ट कर देती है। परिवारों के मोह के कारण ही शासक अनुचित नीतियों का पालन करने लगते हैं। परिवार राज्य की एकता में बाधक सिद्ध होता है। इसलिए प्लेटो नैतिक आधार पर इस साम्यवाद का समर्थन करता है। तीसरा, सुप्रजनन का आधार। प्लेटो उस समय में वैवाहिक प्रथा और पारिवारिक व्यवस्था जो प्रचलित थी उस पर कुठाराघात करता है। उस समय मनुष्य लापरवाही से संभोग करके पशु पक्षियों की तरह अवैध संतानों को जन्म देते थे, जो राज्य के हित में किसी भी दृष्टि से उपयोगी नहीं थी।
इसलिए प्लेटो ने इस समस्या से निजात पाने के लिए ये महसूस किया कि आदर्श राज्य के लिए श्रेष्ठ नागरिक जरूरी है। इसलिए प्लेटो संरक्षक या अभिभावक वर्ग को ही इस योग्य समझकर इस वर्ग के स्त्री पुरुषों में अस्थायी विवाह संबंध द्वारा संतान उत्पत्ति आवश्यक मानता है, परंतु वह इसमें सावधानी रखता है कि स्त्रियों और पुरुषों के जोड़े उनकी आयु और गुणों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाएं, लेकिन ये जोड़े अस्थायी तौर पर बनाए जाएंगे केवल संतान उत्पत्ति के लिए। उसके बाद शासक वर्ग का अपने परिवार और संपत्ति से कोई लेना देना नहीं होगा। प्लेटो के अनुसार ये जोड़े उनकी आयु और गुणों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाएंगे ताकि श्रेष्ठ संतान का जन्म हो। अब हम देखते हैं पत्नियों के साम्यवाद के उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहला उद्देश्य है नारियों की मुक्ति। प्लेटो ये स्वीकार करता है कि स्त्रियों की संभाव्य शक्ति को ध्यान में रखते हुए उन्हें चार दीवारी से बाहर निकालना जरूरी है। इसलिए प्लेटो ने कहा है, परिवार एक ऐसा साधन है जहाँ मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है और पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में ही बर्बाद हो जाती है। इसलिए प्लेटो स्त्रियों के इस हीन जीवन का अंत करके उन्हें सक्रिय राजनीति में देखना चाहता था। यही प्लेटो के पत्नियों के साम्यवाद का उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य अभिभावक वर्ग की क्षमता में वृद्धि करना। परिवार के साम्यवाद की योजना उन्हें परिवार के कुप्रभाव से बचाती हुई अपने परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की चिंता से मुक्त रखती है। ऐसी स्थिति में अभिभावक वर्ग अपने कर्तव्य की पूर्ति करने में सक्षम होगा। उसे अपने परिवार की कोई चिंता नहीं रहेगी तो वो अपनी क्षमता अच्छी तरह से प्रकट कर सकेगा। तीसरा कारण जनसंख्या का संतुलन। परिवार के साम्यवाद की योजना का एक मुख्य उद्देश्य है आदर्श नगर राज्य की जनसंख्या को आदर्श सीमा में बनाए रखना है। प्लेटो के अनुसार विवाह की संख्या को हम शासकों के स्वयं विवेक पर छोड़ देंगे। वे इस लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखेंगे कि युद्धों, महामारियों आदि से जनसंख्या की होने वाली हानि के बाद भी नागरिकों की जनसंख्या वैसी की वैसी बनी रहे और वे ऐसे सभी संभव प्रयास करेंगे कि हमारा राज्य न तो जनसंख्या की दृष्टि से ज़्यादा बड़ा हो जाए और न ही ज़्यादा छोटा रह जाए। इसलिए प्लेटो ने शासक वर्ग पर ही ये छोड़ दिया कि वो कितने विवाह करेंगे। चौथा कारण है नस्ल सुधार। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य नस्ल सुधार करना भी है। प्लेटो ने स्पष्ट कहा है कि केवल योग्य पुरुषों और स्त्रियों का ही संभोग कराया जाए। कुरूप बच्चों को मार दिया जाएगा या राज्य उनका पालन पोषण नहीं करेगा, क्योंकि कुरूप बच्चे प्लेटो के अनुसार राज्य में रहने लायक नहीं हैं, क्योंकि वो राज्य की किसी भी कार्य में योगदान देने योग्य नहीं होते। प्लेटो का नस्ल सुधार का उद्देश्य एक स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ट, बलवान, वीर और प्रतिभाशाली संतान को ही पैदा करके पूरा हो सकता था। इसलिए प्लेटो ने नस्ल सुधार के लिए परिवार के साम्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। पांचवा उद्देश्य है राज्य में एकता। परिवार व्यक्तियों में तेरे मेरे की भावना उत्पन्न करता है और इस भावना के कारण ही संरक्षक वर्ग में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है। इसलिए प्लेटो ने राज्य के हित में पारस्परिक संघर्ष की इस प्रवृत्ति का अंत आवश्यक माना। इसलिए प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के समस्त स्त्री पुरुषों को एक ही परिवार यानी राज्य परिवार के रूप में बांधकर राजनीतिक एकता की स्थापना करनी चाहिए, ताकि समाज के सभी व्यक्ति आपस में भातृभाव से रह सके। तो ये थे प्लेटो के पत्नियों के साम्यवाद के उद्देश्य। अब हम इस साम्यवाद की आलोचनाओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहली आलोचना की गई है परिवार एक ऐतिहासिक अनुभव है। प्लेटो ने परिवार नामक संस्था का लोप करके भारी गलती की है, क्योंकि परिवार से ही राज्य है और समाज का जन्म हुआ है। परिवार राज्य की सबसे छोटी इकाई है। परिवार का अंत करना मानव समाज के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि परिवार एक ऐतिहासिक संस्था है। इसके पीछे युगों का अनुभव है। इसे समाप्त करने का अर्थ होगा पुनः असभ्यता के युग में लौटना। दूसरा, राज्य की तरह ही परिवार भी मानव स्वभाव से उत्पन्न संस्था है। राज्य के नाम पर परिवार का अंत करना बिल्कुल गलत है। तीसरा, परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। परिवार ही बच्चे को सद्गुणी बनाते हैं। परिवार में ही सहयोग, सहानुभूति, दया, परोपकार और अनुशासन जैसे गुणों को सीखा जाता है। इसलिए परिवार जैसे संस्था का लोप हो जाने पर
ये सभी गुण इनको बच्चे नहीं सीख पाएंगे और वो सद्गुणी नहीं बन पाएंगे। इसलिए प्लेटो के परिवार के साम्यवाद, नारियों के साम्यवाद की आलोचना की गई। दूसरा है, पत्नी और परिवार के प्रति प्लेटो के विचार सही तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। आलोचकों का ये कहना है कि स्त्री का बच्चे के प्रति स्नेह और उनके पालन पोषण की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, उसे न तो शिशु पालन गृह को स्थानांतरित किया जा सकता है और न ही उस गृहों में वह प्यार प्राप्त हो सकता है। मातृत्व ही एक ऐसी चीज़ है जिसे माँ के सिवाय कोई दूसरा कृत्रिम तरीके से प्रदान नहीं कर सकता। स्त्री और पुरुष का संबंध भी पशुओं जैसा संबंध नहीं है जो कि संतान की उत्पत्ति के लिए ही जुड़ता हो। उसमें एक पवित्रता होती है और यह संबंध जीवन भर के लिए होता है। इसलिए प्लेटो ने पारिवारिक संबंधों के पीछे की वास्तविकता को नहीं समझा। इसीलिए अरस्तु ने इसे एक व्यभिचारी योजना कहा है जिसे कोई भी सभ्य मानव जाति स्वीकार नहीं करेगी। माता के स्नेह को प्लेटो राज्य की एकता के नाम पर कुर्बान नहीं कर सकता। इसलिए प्लेटो के पत्नियों के साम्यवाद की आलोचना की गई। तीसरी आलोचना, जो वस्तु सभी की होती है वह किसी की भी नहीं होती। अरस्तु का आरोप है कि प्लेटो के साम्यवाद में अभिभावक वर्ग की सारी पत्नियां और सारे बच्चे यदि सभी के हैं तो वे वास्तव में किसी के भी नहीं हैं और इसलिए कोई भी उनकी व्यवस्था और परवाह उतने प्रेम से नहीं कर सकता जितना कि प्रेम उन्हें परिवार में मिलता है। चौथी आलोचना है, अपराध ज़्यादा होंगे। आलोचकों का ये कहना है यदि परिवार और व्यक्तिगत संपत्ति न रही तो पिता पुत्र, माँ और बेटे, भाई और भाई का रिश्ता खत्म ही हो जाएगा और तब समाज में स्वाभाविक होने वाली समस्याएं, झगड़े और आरोपों को पारिवारिक ढंग से सुलझाया नहीं जा सकेगा। ऐसी स्थिति में अपराध बढ़ेंगे और समाज में नैतिक मूल्यों का पतन हो जाएगा और नागरिक अधिक अपराधों की ओर प्रवृत्त होने लग जाएंगे। पांचवी आलोचना है, अपवित्र यौन संबंध की संभावना। प्लेटो को परिवार के साम्यवाद में ऐसी यौन संभावना भी है जिससे रक्त का संबंध भी हो। इस व्यवस्था में पिता पुत्री को और भाई बहन को नहीं पहचानता, इसलिए इसमें अपवित्र यौन संबंध की स्थापना की अधिक संभावना है जो कि सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध है। नैतिकता भी इस बात का कभी समर्थन नहीं कर सकती। इसलिए प्लेटो के पत्नियों के साम्यवाद की आलोचना हुई है। छठी आलोचना है, जीवन शास्त्र के नियमों के विरुद्ध है। प्लेटो की परिवार की साम्यवादी व्यवस्था जीवन शास्त्र के नियमों के भी विरुद्ध है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि गुणवान माता पिता की संतान भी गुणवान ही हो। यह पद्धति पशु विज्ञान में लागू हो सकती है लेकिन जीवन शास्त्र में बिल्कुल नहीं। इसलिए प्लेटो का पत्नियों का साम्यवाद जीवन शास्त्र के नियमों के विरुद्ध है, जिसके कारण इसे आलोचना का शिकार होना पड़ा। सातवीं आलोचना, स्त्री पुरुष में भेद होता है। प्लेटो स्त्री और पुरुष में लिंग भेद को छोड़कर दूसरा कोई भी अंतर नहीं मानता, लेकिन वास्तव में स्त्री और पुरुष में भेद होता है। स्त्री कोमल हृदय की होती है जबकि पुरुष कठोर हृदय के होते हैं और इसी तरह के कई अंतर हैं जो दोनों में पाए जाते हैं। इसलिए प्लेटो ने स्त्री पुरुष को समान मानकर भी अपने साम्यवादी व्यवस्था को आलोचना का शिकार बनाया। प्लेटो का पत्नियों का साम्यवाद ना तो वांछनीय है और न ही संभव। प्लेटो परिवार जैसी महत्वपूर्ण संस्था का लोप करता है जो कि असंभव है। यह सिद्धांत नैतिकता, संस्कृति और मनोविज्ञान की दृष्टि से भी मान्य नहीं हो सकता। प्लेटो की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने महिलाओं और पुरुषों की समानता पर बल दिया। यह निर्विवाद सत्य है कि साम्यवादी व्यवस्था का प्रयास प्लेटो के नारी उत्थान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन है, लेकिन प्लेटो का पत्नियों का साम्यवाद स्वीकार नहीं किया जा सकता। केवल इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उसने स्त्री और पुरुषों की समानता पर बल दिया। तो आज की क्लास में हमने प्लेटो के साम्यवाद के बारे में जाना, पत्नियों के साम्यवाद और संपत्ति के साम्यवाद के बारे में जाना। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आशा करती हूँ कि आपको प्लेटो से रिलेटेड ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।